तो अभी तक हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है जो है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है वो देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब कोई भी मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आता है। ठीक है, किस रीज़न की वजह से किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है वो चीज़ हमको जानना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आप कोई भी मटेरियल लीजिए। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स बात कर रहा हूँ तो मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया हूँ। ठीक है, कोई भी मटेरियल को मैं मैग्नेटिक मटेरियल तभी बोल सकता हूँ जब इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगे। तो अभी आप आगे देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक, अगर किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो उस मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं तो वो मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आते कैसे हैं, किस व्हाट इज द रीज़न, क्या रीज़न है कि उस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आते हैं। तो पहला रीज़न होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही हमारा क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है वो डिसाइड होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से वहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और डाइपोल, जो कुछ भी बोल सकते हैं आप, मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं या आप उसको डाइपोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे ही, किसी भी मटेरियल लेंगे तो उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या आयॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल आता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल की वजह से ही क्या होता है, आपका मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो डाइपोल मतलब कुछ नहीं, एक छोटा सा पोल है जिसमें एक नॉर्थ पोल रहेगा एक साउथ पोल रहेगा। ठीक है, तो इस छोटा सा पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल है, उस पार्टिकल का क्या होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रहेगा, तो इसका दो पोल्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, या इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो आप इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा बहुत फिजिक्स में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको पता है, ठीक है, हमारा बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, है ना। जैसा हमारा सन के रिवॉल्व कौन करता है, हमारे अर्थ सन को रिवॉल्व करता है, वैसे ही क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के सराउंडिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। ठीक है, तो जैसा आपको पता है अर्थ क्या होगा, सन के चक्कर लगाएगा, है ना, और अर्थ अपना खुद का भी सर्किल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग रहेगा और ये क्या करेगा, अपना वहाँ पे भी क्या होगा, रोटेट करता रहेगा, स्पिन करता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने वोन रोटेशन होता है, जैसा अर्थ का अपना खुद का रोटेशन होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, अपना खुद का स्पिनिंग होगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो वो उस समय इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन, जैसा आपको पता है अर्थ है, तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ का क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता है, और अर्थ के सराउंडिंग कुछ दूर तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है अर्थ का। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो अर्थ का भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड रहता है कुछ दूर तक, तो वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ दूर तक, जैसा आपका अर्थ का कुछ दूर तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है और अर्थ अपना वन एक्सिस में रोटेट करता है, तो अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल रहता है और साउथ पोल रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, वन एक्सिस में रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब आपका स्पिन कर रहा है तो उस समय इलेक्ट्रॉन का एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है, तो उसी स्पिन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो डाइपोल मतलब कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अभी तक मैं वो चीज़ बताया नहीं था, लेकिन अब बता रहा हूँ कि आपको अगर याद रखना है तो आपको क्या याद रखना है, डाइपोल मतलब क्या है, कि वो इलेक्ट्रॉन का ही एक पार्ट है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पे स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन का खुद का स्पिन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से क्या होता है, ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल बनता है, तो तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक डाइपोल के जैसा काम करेगा। ठीक है, और यही डाइपोल्स डिसाइड करेंगे कि हमारा मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, वो
हमारे अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं, आपको आगे क्लासिफिकेशन बताऊंगा, डाया, पैरा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये डाइपोल्स ही डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर मटेरियल डाया मैग्नेटिक मटेरियल में आता है। मेरे पास कोई मटेरियल है मान लीजिए, ठीक है, तो अब ये मटेरियल किस में आएगा, डाया मैग्नेटिक मटेरियल में आएगा या पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में आएगा या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में आएगा, वो डिसाइड होता है उस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल्स के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में डाइपोल्स का कैसे बन रहा है और डाइपोल्स और मैग्नेटिक कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो मटेरियल, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड होगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको जानने वाला चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में मटेरियल, किसी की मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और खुद का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनता है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलाकर इसी इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोलूँगा, डाइपोल बोलूँगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बेसिक्स है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे, हम लोग जाने से पहले हम लोगों को कुछ एप्लीकेशन से भी देखना है, ठीक है, क्योंकि सब बहुत लोगों को डाउट आएगा कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल्स अभी मैं जो बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में मैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो सब यहाँ पे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आपका जो भी मशीन है, जैसे आप कोई अल्टरनेटर लेंगे, ठीक है, या आप एक डीसी मोटर लेंगे, या आप एक ट्रांसफार्मर लेंगे, अब जो भी मटेरियल लेंगे, ठीक है, ये तीनों मशीन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जब आप पढ़ेंगे तो आप ये तीनों चीज़ें आपको आएंगे ही उसमें। तो ये तीनों चीज़ों में जो भी हो रहा है, अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, या डीसी मोटर रोटेट कर रहा है, या आपका ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन हो रहा है, तो जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों मशीन्स में एक मीडियम के जैसा कौन काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक मीडियम के जैसा काम करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से ही आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों मशीन्स में, इसमें अगर ईएमएफ जनरेट होना हो, या डीसी मोटर रोटेट करना हो, या ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन होना है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड उन्हीं मटेरियल्स में फ्लो होगा जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। मटेरियल्स का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो आपको जानना पड़ेगा, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब आपको इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के बारे में जानना है, तो ठीक है। इसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है, आप लोग टेप्स देखे होंगे, ठीक है, टेप रिकॉर्डर्स में जो टेप्स आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते, तो वो टेप्स जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फिनोमिना यूज़ किया जाता है। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब हिस्टेरिसिस पढ़ेंगे तो हिस्टेरिसिस को बेस करके ही मैग्नेटिक टेप्स बनाया जाता है, तो वो टेप्स भी एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के कोर्स में भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर के मेमोरीज जो रहते हैं पहले, जो उसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसा कि आपका हार्ड डिस्क, HDD बोलते हैं। लैपटॉप्स में आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क रहता है जिसमें आपका डेटा स्टोर करते हैं, तो हार्ड डिस्क भी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे काम करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आपका कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड पे बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, डाइपोल्स होते हैं, या मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं उनको। तो उन्हीं मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल्स उस मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, अब हम लोग आगे जाएंगे और कुछ टर्म्स देखेंगे जो आपको जानना पड़ेगा मटेरियल्स में जाने से पहले। मैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ और टॉपिक्स जानने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज अब हमको जानना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पहले मैं आपको परमिएबिलिटी के बारे में बताऊँगा, ठीक है, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो परमिएबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी मतलब ये एक कोई मटेरियल का, मान लो मैं किसी मटेरियल लिया हूँ और ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इस मटेरियल का परमिएबिलिटी नाम का एक प्रॉपर्टी रहता है। तो परमिएबिलिटी होता क्या है, कोई भी मटेरियल हो तो ये मटेरियल अपने से कितना मैग्नेटिक फील्ड को ईजीली फ्लो करवा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो इसको अगर आप इलेक्ट्रिकल भाषा में देखेंगे तो आपका ये कंडक्टिविटी की जैसा है, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल कितना करंट को अपने से फ्लो करने देता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो वैसे ही कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से फ्लो करने देता है, पास करने देता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमिएबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो परमिएबिलिटी में भी आपको दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। एक आपका परमिएबिलिटी होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और दूसरा आपका होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब ये एयर का, अगर आप एयर लिए हो तो एयर का कितना परमिएबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं। और ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग म्यू नॉट से दिखाते हैं। तो म्यू नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखिए। आपका ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होता है, एयर का परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। और ये आपका कितना होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, यूनिट्स इसका क्या है, हेनरी पर मीटर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मतलब नॉर्मल ये एयर का जो परमिएबिलिटी रहता है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलते हैं। और एक कांस्टेंट वैल्यू है और कितना है ये, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो इसको म्यू नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब ये एक रेशियो होता है, ठीक है। किस किस का रेशियो होता है, ठीक है, ठीक है। ये किस किस का रेशियो होता है, देखिए मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है। तो इस मटेरियल का अपना खुद का एक परमिएबिलिटी रहता है ना। ये मटेरियल कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करेगा, है ना, पूरा नहीं अलाउ करेगा, थोड़ा बहुत अलाउ कर रहा है तो उसका परमिएबिलिटी कम रहेगा, पूरा अलाउ कर रहा है तो ज़्यादा रहेगा। तो अब वो मटेरियल का अपना कुछ परमिएबिलिटी रहता है, ठीक है। तो इस मटेरियल का परमिएबिलिटी को मैं म्यू मान रहा हूँ, ठीक है। और हमारा कांस्टेंट किसका है, एयर का। तो एयर का परमिएबिलिटी कितना है, कांस्टेंट है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, म्यू नॉट मान रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँगा, मटेरियल का परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय एयर का परमिएबिलिटी, मतलब मटेरियल का परमिएबिलिटी और एयर का परमिएबिलिटी का रेशियो लूँगा, तो इस रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं, म्यू नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है, ये रेशियो है, किस किस का रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू दी परमिएबिलिटी ऑफ एयर, मटेरियल का परमिएबिलिटी बाय एयर का परमिएबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका परमिएबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बाद हमको एक और देखना है, एक और हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा टर्मिनोलॉजी हमको जो देखना है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो दूसरा जो हमको देखना है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, मैग्नेटिक फोर्स और इसका एक और नाम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों एक ही होते हैं। आपके सिलेबस में उसको मैग्नेटिक फोर्स नाम से लिखा है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, इसको तो आसान से समझेंगे। तो मान लीजिए आप कोई भी मटेरियल लेंगे, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों रहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, दोनों रहेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इमेजिन करिए कि मेरे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एक नॉर्थ पोल प्लेस किया हूँ, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप एक मैग्नेट लिए, ठीक है, एक मैग्नेट लिया हूँ, इसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, इसको अगर मैं बीच से कट करूँगा तो ये छोटा सा पीस में फिर से क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, अगर मैं किसी मटेरियल लिया हूँ, इसको मैं काटूंगा तो ये मत सोचिए कि ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ पोल होगा, कभी नहीं होगा। कोई भी मटेरियल का आप कट करेंगे तो फिर से आपका जो छोटा सा पार्ट होगा उसका, उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस मैग्नेट से या मैग्नेटिक मटेरियल से, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है या इस मैग्नेटिक का फोर्स कितना है, तो ये मैं कैसे जानूंगा। मान लीजिए इसका फील्ड यहाँ तक है, ठीक है,
तो इसके फील्ड के अंदर मैं इस पोजीशन में मैं क्या किया, अपना ये नाम का पॉइंट पे मैं क्या किया, अपना नॉर्थ पोल पे रखा हूँ। तो अब ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, एक नॉर्थ पोल से आ रहा है। तो ये इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये कितना फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर मैग्नेट का फील्ड में किसी एक पॉइंट पे मैं नॉर्थ पोल रखूंगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस मैग्नेट पे कितना फोर्स आ रहा है, तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो डेफिनेशन से आपको जानना है, ठीक है। तो कोई भी मैग्नेट कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इस मैग्नेट का ये मैग्नेट इसके ऊपर कितना फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब दूर फेंक रहा है, तो वो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर आपको यूनिट्स देखना है तो इसका यूनिट्स क्या होगा, एम्पियर पर टन होगा, और जिसको हम लोग H से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला भी देखेंगे, H इक्वल टू NI/L होगा, ठीक है। एम्पियर टर्न्स पर फोर्स, नॉर्मली N जब आपका सोलनॉइड लेते हैं नॉर्मली क्या होता है, I/L होता है, ठीक है। इसलिए एम्पियर पर मीटर, क्योंकि H इक्वल टू क्या है, I/L है, तो I का यूनिट एम्पियर है, L का यूनिट मीटर है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को H से दिखाते हैं और जिसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है, ठीक है। छोटे छोटे डेफिनेशन से आप ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखना है एक और टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो तीसरा हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखना है, ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, और इसको कुछ जगह मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं भाषा में, लेकिन टेक्निकली इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एरिया लिया हूँ, मान लो मैं इतना सा एरिया लिया हूँ, ठीक है। तो इतना सा एरिया लिया हूँ, ये छोटा सा एरिया लिया हूँ, और यहाँ पे मैं कई मैग्नेट रखा हूँ, तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो आ रहे हैं इस मैग्नेट से, ये इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लाइंस आ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। क्योंकि मैं इतना सा एरिया लिया हूँ जिसका एरिया ये है, और यहाँ पे मैग्नेट है, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, और इतना एरिया में कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसका नॉर्मल फार्मूला होता है B इज इक्वल टू 5/A, और जिसका यूनिट्स कुछ जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, या आपको पता ही है इसका यूनिट्स क्या है, ठीक है। एक यूनिट्स क्या होता है, टेस्ला भी होता है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, ठीक है, नॉर्मली टेस्ला ही दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, और जिसका यूनिट से टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक और क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो हमारा एक और टर्मिनोलॉजी है बस, ठीक है। तो चौथा टर्मिनोलॉजी हमारा क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई अच्छा सा स्टील है, तो ये स्टील है, ठीक है। तो ये स्टील नॉर्मली मैग्नेट नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं स्टील को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक मैग्नेट को रब कर रहा हूँ, या इसको मैं किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हूँ। तो जब एक स्टील एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, स्टील एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, लेकिन इसके पास इनिशियली जब बनाते हैं तब इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मैग्नेट जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो अब मैं क्या किया हूँ, स्टील को मैं ले जाके एक पर्टिकुलर फील्ड में रखा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में स्टील को रखूँगा, तो ये स्टील कुछ समय बाद क्या होगा, ये भी एक मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा, मतलब ये स्टील भी क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल हो वो कितना हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है अलग से मैग्नेटिक फील्ड लगा के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना डिग्री तक हम इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं बाहर से एक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके। जैसा यही बता रहा हूँ कि यहाँ के मैं स्टील लिया हूँ, स्टील को मैं क्या किया हूँ किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ और इस स्टील को मैं क्या कर रहा हूँ मैग्नेट बना रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को मैग्नेटाइज करना बोलते हैं। तो किसी भी मटेरियल को कितना डिग्री तक हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं बाहर किसी और फील्ड यूज करके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टील को मैं मैग्नेटाइज कर रहा हूँ किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रख के, तो स्टील भी एक हद तक मैग्नेटाइज होता है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो रहता है वो डायमेंशन दे रहता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का तो कोई डायमेंशंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो यही 4 टर्मिनोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 टर्मिनोलॉजी से अगर समझ में आ गया, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है, कितना डिग्री तक ये मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी मटेरियल कितना तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके बाद वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो कितना तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है बाहर से कुछ और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको टर्मिनोलॉजी सब क्लियर है तो अब हम लोग सीधा क्लासिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगर क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हम अपना मैग्नेटिक मटेरियल्स को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन, हेडिंग बना लेंगे अच्छा सा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो, वो मेनली इन्हीं 3 क्लासिफिकेशंस में आते हैं। ठीक है, वो क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, तो मैं क्लासिफिकेशन में कैसे कर सकता हूँ कि मेनली ये 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला होता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और तीसरा होता है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यही 3 क्लासिफिकेशंस रहते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आपको 2 सब क्लासिफिकेशंस रहते हैं, कुछ बुक्स में होता है कुछ बुक्स में नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। वो आपका क्या होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा आपका होता है फेर्री मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप जाते हैं तो 2 और क्लासिफिकेशन होंगे, ये दोनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरिक मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यही मेन क्लासिफिकेशन होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का। ठीक है, डाया, पैरा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और भी क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग फैक्टर्स पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। आप एक पहला डाया के बारे में, उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, तो एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको अगर आपको आसान से समझना है कि ये कभी भी मैग्नेटाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मटेरियल्स कभी भी मैग्नेटाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब ये अगर आप किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो उससे ये इतना अच्छा चिपकेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये कभी मैग्नेटाइज नहीं होते, मतलब मेरे पास कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो मैं इस मटेरियल को मैग्नेट के पास ले जाऊंगा तो ये इस मटेरियल से अट्रैक्ट या रिपल कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा मटेरियल्स को डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक मटेरियल बनना है तो उसमें क्या होना चाहिए, डाइपोल्स होना चाहिए, या आप उसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं।
तो कोई भी मटेरियल अगर आपको मैग्नेटिक मटेरियल बनना है तो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब उस कोई भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड होंगे, आपका डाइपोल्स या मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। तो ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें डाइपोल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, डाइपोल्स एब्सेंट है, मतलब अगर ये मटेरियल लेंगे तो इस मटेरियल में आपको कहीं भी एक डाइपोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस इसलिए इस मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स है जिनमें डाइपोल एब्सेंट है, तो उन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इन मटेरियल्स में डाइपोल्स एब्सेंट है, ठीक है। तो डाइपोल्स एब्सेंट है या डाइपोल्स का एकदम डाइपोल्स एब्सेंट ही मान सकते हैं, परमानेंट डाइपोल्स नहीं बनते, जो भी बनते हैं टेम्पररी बनते हैं और वो टेम्पररी इसको मैग्नेटाइज नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब इसमें परमानेंट डाइपोल्स एब्सेंट है, ठीक है। तो क्यों परमानेंट डाइपोल्स एब्सेंट है, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और अगर मैं इन मटेरियल्स को क्या करूँगा, अगर इस मटेरियल को मैं ले जाके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मटेरियल को मैं ले जाके उस मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा, तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा क्योंकि इसमें डाइपोल्स है नहीं। थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मूवमेंट होगा, लेकिन इसमें डाइपोल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं इसमें, जब इसको मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा, मान लो ये मेरा एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है और इसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इस मटेरियल में थोड़ा बहुत वो होता है कि एटम्स का मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। एटम्स इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, लेकिन और थोड़ा बहुत ये मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन बहुत वीक मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बहुत वीक मैग्नेटाइज होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही वीक, मतलब लगभग मैग्नेट ना ही समझे, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइज नहीं होते, ठीक है। तो अगर इस मान लीजिए अगर इसको मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो क्या होगा, देखिए, तो ये मेरा डायमैग्नेटिक मटेरियल है और मैं इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्या होंगे, इससे बाईपास होके चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इस मटेरियल के थ्रू नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इससे बाईपास होके चले जाएंगे। तो ऐसा मटेरियल को मैं क्या बोल सकता हूँ, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर इस मटेरियल को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा, मैग्नेटिक फील्ड बाईपास होगा और ये मटेरियल क्या हो जाएगा, इसमें जो भी डाइपोल्स बनेंगे वो क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में बना है तो इसमें डाइपोल्स क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है। इसमें जो डाइपोल्स बनेंगे वो क्या होंगे, इसका परपेंडिकुलर बनेंगे, ठीक है। तो इस ऐसा मटेरियल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब इनमें परमानेंट डाइपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, परमानेंट डाइपोल्स, ठीक है, टेम्पररी बनते हैं लेकिन वो बहुत वीक मैग्नेटाइज करते हैं और ना ही समझे, ठीक है। तो ये परमानेंट डाइपोल्स इसमें नहीं रहते और इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इससे बाईपास होकर चले जाएंगे, लेकिन इसके थ्रू नहीं जाएंगे। और ये अगर हम प्लेस भी करेंगे इसमें तो डाइपोल्स का जो बनते हैं वीक, वो डाइपोल्स भी कैसे बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आपका सिलिकॉन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और इनका जो ससेसिबिलिटी रहता है वो -0.3 ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक और मटेरियल देखेंगे जो है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाद हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे। तो दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स देखेंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी एक ही इसका लेक्चर बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसका लेक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जब आपका कोई ऑड और इवन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, तो जब कोई भी मटेरियल में, ठीक है, एक चीज़ समझिए, कोई भी मटेरियल में अगर आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो ये मटेरियल्स में क्या होते हैं, कुछ परमानेंट डाइपोल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई परमानेंट डाइपोल्स रहते हैं, ठीक है, इसमें कुछ परमानेंट डाइपोल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी मटेरियल में अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, कुछ परमानेंट डाइपोल्स रह जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपका क्या होंगे, डाइपोल्स रहते हैं,
ठीक है, मतलब ये मटेरियल्स मैग्नेटाइज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो डाइपोल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपका रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, डाइपोल्स कैसे रहेंगे, रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। मतलब देखिए एग्जांपल देखेंगे तो मैं कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल ली हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरा डाइपोल्स कैसे रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में रहेंगे। ठीक है, तो डाइपोल्स आपका क्या होंगे, ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इनका जो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में 0 रहेगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब इनमें परमानेंट डाइपोल्स रहते हैं, लेकिन इनमें जो भी परमानेंट डाइपोल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट हुए रहते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं क्या किया हूँ, इस मटेरियल को मैं ले जाके किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा, ठीक है, तो इसमें सारे डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, लेकिन तब भी ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो ये मैग्नेटाइज तो हो गए, ये मैग्नेट जैसा काम करेगा, लेकिन ये एक वीक मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, परमानेंट डाइपोल्स रहते हैं, लेकिन परमानेंट डाइपोल्स आपके अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ये डाइपोल जैसा, स्टार्टिंग में ये मैग्नेटिक मटेरियल जैसा नहीं रहेगा, लेकिन जब आप इसको एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें जितने भी डाइपोल्स है वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, लेकिन अलाइन होने के बाद भी ये क्या होते हैं, थोड़ा बहुत वीक मैग्नेट बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप इसका और देखेंगे तो मान लीजिए ये मेरा कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इससे मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड सेंड करूंगा तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये क्या करेगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड को तो अपने से फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने से फ्लो होने देगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक फील्ड तो, डायमैग्नेटिक मटेरियल तो एकदम अपने से मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स थोड़ा बहुत अपने से मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो होने देते हैं, क्योंकि इसमें डाइपोल्स रहते हैं, और ये डाइपोल्स जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपने से फ्लो होने देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स रहते ही नहीं है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट हुए रहते हैं, तो इसकी वजह से ये मैग्नेट तो बनते हैं लेकिन बहुत वीक मैग्नेट्स बनते हैं। और इसमें अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड इससे फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमको अगला देखना है, अगला हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अगला जो मटेरियल है हमारे पास तीसरा, वो हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगला जो मटेरियल है वो हमारा क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका क्या होता है, इसमें आपका डाइपोल्स रहते हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, परमानेंट डाइपोल्स इसमें रहते हैं। और अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे तो इसमें डाइपोल्स आपके क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट भी हुए रहते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, आपका डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट भी हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा मटेरियल को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो क्या होगा, अगर सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो इससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स रहते हैं और ये सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंट हुए रहते हैं, तो जब सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर आपका साउथ पोल बनेगा। और ऐसा मटेरियल को मैं अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा अभी, तो ये मटेरियल क्या करेगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड को अपने से अलाउ करने देगा। तो ये आपका क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी ये है। तो लेकिन आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी आपका क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप्स बोला था मैं, तो क्या क्या टाइप्स बोला था, ये कि आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो एक है आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पहला टाइप क्या है आपका, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, अलाइनमेंट तो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही मतलब क्या होता है, इसमें डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, लेकिन वो कैसे अलाइन होते हैं, मान लो ये ऊपर वाले सब क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में अलाइंड है, तो नीचे वाले सब क्या होंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हुए रहेंगे, और फिर से नीचे वाले एक डायरेक्शन में अलाइंड है तो फिर से इसके नीचे वाले अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड है, तो ऐसा होंगे, मतलब एक पैरेलल है तो उसका एक और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में ओरिएंट हुए रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में है। ठीक है,
ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब जो ऊपर है वही होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। तो ये आपका क्या है अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, मैग्नेटिक मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ किसके वजह से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन की वजह से जो डाइपोल्स बनते हैं उनके वजह से आते हैं मैग्नेटिक, किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। और हमने देखा था कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे जिसमें हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ससेसिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और परमेबिलिटी क्या होता है, वो चीज़ हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नेटिक मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन देखे जिसमें आपका डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये वो मटेरियल्स है जिसमें परमानेंट डाइपोल्स नहीं रहते। तो परमानेंट डाइपोल्स नहीं रहने की वजह से ये बहुत ही वीक मैग्नेट्स बनते हैं क्योंकि इसमें टेम्पररी डाइपोल्स बनते हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब इसमें परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं लेकिन वो आपका अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। जब इसको आप मैग्नेटाइज करेंगे सब एक डायरेक्शन में आते हैं लेकिन वीक मैग्नेट्स बनते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ये वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें डाइपोल्स रहते हैं और सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे मैग्नेट्स बनते हैं। तो इसमें एक और है एंटी फेरो और फेरिक। फेरिक आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही है। एंटी फेरो मटेरियल्स मतलब इसमें डाइपोल्स जो है एक लेयर में एक डायरेक्शन में, दूसरा लेयर में उसका उल्टा डायरेक्शन ऐसा ओरिएंट हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनके क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है और हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस लैप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।